नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का या सुपर टेट। दोस्तों आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रकृतिवाद। तो दोस्तों प्रकृतिवाद के समर्थक कौन थे, प्रकृतिवाद में क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या थॉट्स थे लोगों के, क्या विचार थे, इसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार सेशन होने वाला है, इसलिए एक बार सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। मेरे सभी बच्चे दोस्तों, ये आपके वीडियो महाबचत ऑफर कंप्लीट कोर्स मात्र दोस्तों 999 रुपये का, प्रैक्टिस बैच 179। आप सभी वीडियो का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रकृतिवाद। दोस्तों आपको बस प्रकृतिवाद के बारे में जानना है कि प्रकृतिवाद आखिर दोस्तों होता क्या है। यानी प्रकृतिवाद दोस्तों, यानी कि प्रकृतिवाद के जो समर्थक थे, जो विचारधारक थे, उनका ये मानना था दोस्तों, प्रकृति है तभी प्रगति है। यानी कि अगर आपको प्रगति करनी है तो प्रकृति का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकृति से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और इस प्रकृति में ही हम क्या होंगे, विलीन हो जाएंगे दोस्तों। तो उनका यही मानना था कि प्रकृति से ही बालक अध्ययन प्राप्त करता है, प्रकृति के माध्यम से ही हम अच्छा पर्यावरण पा सकते हैं, अच्छा वातावरण पा सकते हैं, अगर हमारी प्रकृति स्वच्छ है और उसका अस्तित्व बना हुआ है दोस्तों। आइए और क्या थॉट थे आइए जानते हैं। प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है। यानी कि जो प्रकृति से संबंधित सिद्धांत हैं उनका जो हम अध्ययन करते हैं वही क्या है, प्रकृतिवाद है दोस्तों। याद रखिएगा कि प्रकृतिवाद से संबंधित जो सिद्धांत है जिनका हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रकृतिवाद कहलाता है। प्रकृतिवाद को हम भौतिकवाद या पदार्थवाद की भी संज्ञा दी जा सकती है दोस्तों। इसे हम भौतिकवाद भी कह सकते हैं या पदार्थवाद भी इसे कहा जा सकता है। प्रकृतिवाद का विकास 15वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रारंभ हुआ। इसका विकास कब हुआ था दोस्तों? 15वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था एक दर्शन के रूप में। किसके रूप में? एक दर्शन के रूप में दोस्तों इसका विकास हुआ था, दर्शन के रूप में। कब? 15वीं शताब्दी में प्रकृतिवाद का। आइए जानते हैं दोस्तों और इसके बारे में। प्रकृतिवाद का दोस्तों यह आंग्ल भाषा थी दोस्तों, क्या? नेचुरलिज्म दोस्तों। नेचुरलिज्म से हुआ था, जिसमें दोस्तों नेचर का अर्थ होता है प्रकृति और इज्म का अर्थ होता है वाद। तो नेचर यानी प्रकृति एक भौतिक प्रकृति होती है दोस्तों और एक बालक की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। जैसे कि दोस्तों भौतिक प्रकृति हम जानते हैं कि हमारी बाह्य प्रकृतियां होती हैं, जितनी भी बाह्य प्रकृतियां हैं यह भौतिक प्रकृति है दोस्तों। हमारे पर्वत हैं, चट्टान है, वातावरण है, हमारा हवा चलती है दोस्तों, वर्षा होती है, ये क्या है, एक भौतिक प्रकृति है दोस्तों। पर दोस्तों बाह्य प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है। अब जब बालक की प्रकृति जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो हमारा संवेग होता है, जो हमारा आवेग होता है, जो क्षमताएं होती हैं, ये क्या होती हैं, हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये क्या होती हैं, ये बालक की प्रकृति होती है। जो हमारे संवेग होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये बालक की प्रकृति है, बालक की वो होती है, प्रवृत्तियां मानी जाती है। क्रोध आना, कि हाँ किसी कार्य को दुख होना, ये सब क्या है दोस्तों, यही सब क्या है, प्रकृति है, बालक की प्रकृति है दोस्तों। अच्छा जाहिर करना, तो ये प्रकृतिवाद होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों, प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृतिवाद के अनुसार उन्होंने क्या माना, प्रकृति को ही सब कुछ माना कि अगर प्रकृति है तभी आप प्रगति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इस पे अथवा इसके बाद कुछ भी नहीं। यानी कि इस प्रकृति से ही हमारा प्रारंभ हुआ है, प्रकृति में ही हमारा अंत हो जाना है, इसके बाद और इसके अंत में कुछ भी नहीं है। ठीक है। जेम्स वाट ने क्या कहा, ये जानते हैं। जेम्स वाट के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है दोस्तों। कभी कभी कंटेंट पूछा जा सकता है कि जेम्स वाट के अनुसार कौन सा कथन कहा गया। आपने देखा होगा कि एग्जाम में कोई भी कंटेंट पूछा जा सकता है दोस्तों। तो जेम्स वाट का याद रखिएगा, ये महान आत्मा थे जेम्स वाट। उन्होंने क्या कहा, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। किससे पृथक करता है? ईश्वर से पृथक करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। किससे? आत्मा को क्या करता है, पदार्थ के अधीन करता है दोस्तों। और परिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है।
प्रकृति नियमों को क्या करता है, सर्वोच्चता प्रदान करता है। यानी इनका मानना था कि अगर हम प्रकृति से संबंध बनाए रखेंगे तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और हम आत्मा को अपने पदार्थ के अधीन कर सकते हैं। अगर हम प्रकृति से संबंध को बनाए रखें, प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करते रहें दोस्तों, तो ये चीज़ है दोस्तों। हम अगर प्रकृति से एक ज्ञान प्राप्त करें तो प्रकृति हमें दोस्तों जैसा हमें लेती है वैसा ही प्रदान करती है। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम दोस्तों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं दोस्तों। तो जो हम यानी छोड़ते हैं वो हमारे पौधे लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो जैसा दोस्तों हम उन्हें देंगे वैसा ही वो हमें प्रदान करेंगे दोस्तों। अगर हम प्रकृति को शुद्ध रखेंगे तो वो शुद्ध वातावरण हमें देंगे, स्वच्छ हवा प्रदान करेंगे। अगर हम उन्हें प्रदूषित रखेंगे तो वो हमें प्रदूषित वातावरण देंगे, प्रदूषित हवा देंगे, प्रदूषित चीज़ें देंगे। तो हम भी क्या होंगे दोस्तों, अस्वस्थ होंगे। क्योंकि ये दोस्तों हम दोनों क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर दोस्तों हमारा उनका अगर कांटेक्ट टूटा, जैसे कि अगर उनका स्तर बहुत ही कम हो गया तो हमारा भी स्तर बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। अगर उनका स्तर बढ़ रहा है तो हमारा भी स्तर बढ़ना तय है दोस्तों, हमारा भी विकास होना तय। तो उनका विकास तो हमारा विकास, अगर उनका विनाश तो हमारा भी विनाश दोस्तों तय। तो ये याद रखिएगा, प्रकृति है तभी प्रगति है दोस्तों, अन्यथा प्रगति नहीं है। इसलिए प्रकृति को सुरक्षित रखिए, सेव रखिए, जितना हो सके वनों का कटाव रोकिए, जीव जंतुओं का दोस्तों संरक्षण करिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। क्या है, जो एक प्रणाली है दोस्तों प्रकृतिवाद और उसका जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। रश्क के अनुसार प्रकृतिवाद एक दार्शनिक स्थिति है जिससे वो लोग अपनाते हैं जो दर्शन की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। क्या माना, रश्क ने क्या माना, प्रकृतिवाद को एक दार्शनिक स्थिति मानी। क्या मानी दोस्तों, एक दार्शनिक स्थिति मानी जिससे वो लोग अपनाते हैं और जो दर्शन की व्याख्या करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग प्रकृति में ही रह के सीखते थे, प्रकृति के माध्यम से ही चीज़ों को ग्रहण करते थे, प्रकृति के माध्यम से औषधियाँ कई बनती थी दोस्तों। कई चीज़ों का दोस्तों जो पत्ते होते थे उन्हीं पत्तों पे हम दोस्तों अपने अध्ययन करते थे, लिखते थे। जो हमारी दोस्तों पेन कलम होती हैं आज, जो जिस प्रकार की इसकी नहीं होती थी दोस्तों, हमारे यानी कि पेड़ पौधों से जो हमारी पेन पुस्तकें बनी जाती थी और फूलों के दोस्तों उससे फूलों से दोस्तों हमारी स्याही बनती थी फूलों के उससे। तो वो चीज़ है दोस्तों, यही चीज़ है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रकृतिवादी दर्शन का निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या थी, प्रकृतिवादी दर्शन की निम्न विशेषताएं थी। प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सर्वोपरि मानता है। यानी प्रकृतिवाद में जो लोग थे दोस्तों उन्होंने क्या किया, प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना। उनके अनुसार इसके अलावा ईश्वर आत्मा आदि की सत्ता नहीं माना। उसने न ईश्वर को माना न आत्मा की सत्ता को माना। उन्होंने कहा प्रकृति की ओर लौटो। क्या है दोस्तों, प्रकृति की ओर लौटेंगे तभी हमारी प्रगति होगी, उनका ये मानना था। संसार की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। हम सभी जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति, हमारे संसार की उत्पत्ति किससे हुई है, उस प्रकृति से ही हुई है और अंत भी सभी कुछ प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। और अंत में क्या होगा दोस्तों, सब कुछ क्या होगा, प्रकृति के अंतर ही हम क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। यह संसार भौतिक है तथा आध्यात्मिक का विरोध करता है। यह संसार क्या है, यह संसार भौतिक है दोस्तों और आध्यात्मिकता का क्या करता है, विरोध करता है यह संसार हमारा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी स्टडी 91 पे कुछ दोस्तों पुस्तकें हैं जो कि फ्री डिलीवरी है दोस्तों। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें। आइए दोस्तों, इसके समर्थक कौन थे, यानी प्रकृतिवाद के समर्थक कौन थे दोस्तों। प्रकृतिवाद के समर्थक के बारे में जानते हैं। प्रकृतिवाद के समर्थक जो थे दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है अरस्तु का। किसका नाम आता है, अरस्तु। आप सभी जानते हैं एक महान दार्शनिक थे, एक महान आत्मा थे दोस्तों। इन्होंने प्रकृतिवाद का समर्थन किया कि हाँ, बालक जो है कुछ भी सीखता है, बालक जो कि ग्रहण करता है, अगर अच्छी प्रकृति है, अच्छा वातावरण है, अच्छा इन्वायरमेंट है तो बालक जरूर सीखेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी दोस्तों इसके समर्थक थे। शैमुअल भी इसके समर्थक माने जाते थे, हक्सले माने जाते थे और रूसो भी दोस्तों महान दार्शनिक था, ये भी प्रकृतिवाद का समर्थक था। हर्बर्ट स्पेंसर भी थे, लैमार्क जी भी थे और हॉन्स जी भी थे। अभी मैंने हॉन्स जी की आपकी थ्योरी बताई। तो दोस्तों
आपसे समर्थक पूछा जा सकता है कि बताइए प्रकृतिवाद के समर्थक कौन थे, आदर्शवाद के समर्थक कौन थे। तो समर्थक आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन से समर्थक नहीं है, प्रकृतिवाद के समर्थक नहीं है। दोस्तों मान लीजिए अरस्तु दे दिया, हॉन्स दे दिया, लेमार्क दे दिया, इसमें से एक नाम दे दिया आपको आदर्शवाद वाले, तो वो आपको चुनना करेगा। भाई आपको ये याद रखना होगा कि हाँ अरस्तु थे, हॉन्स थे, लेमार्क थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे, रूसो थे, हक्सले थे, शैमुअल थे, जॉन बर्नार्ड थे, ये समर्थक थे। कौन से नहीं है, तो इनका नाम अगर आपको याद रहेगा तभी आप नहीं वाले को भी पकड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये महान आत्मा थी दोस्तों, इन्होंने प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना। और शिक्षा का अर्थ क्या था, प्रकृतिवाद में शिक्षा का अर्थ क्या था, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रकृतिवादी दर्शन ने शिक्षा के विविध पहलुओं को नवीनता प्रदान किया, क्या एक नई दिशा प्रदान की। क्या प्रदान किया ये जानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा वह साधन है, उनके अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने तथा जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। दोस्तों उन्होंने प्रकृतिवाद ने ये माना कि मनुष्य की जिस प्रकार से प्रवृत्ति होती है, जिस प्रकार से प्रकृति होती है, उसी प्रकार से वो शिक्षा ग्रहण करता है और उसका उसी प्रकार से विकास होता है। जैसा आप दोस्तों, जैसे कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपकी प्रकृति होती है, आपकी सोच होती है, उसी प्रकार से आपका विकास होता है। जैसे आपने सोच लिया है कि मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है, तो आप अपनी टीचिंग लाइन पकड़ेंगे कि यार किस प्रकार से टीचर बना जा सकता है, किस प्रकार से यूपी टेट निकालना पड़ेगा, सी टेट निकालना पड़ेगा, फिर सुपर टेट निकालना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो। अगर आपने सोच लिया मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, आईपीएस अधिकारी बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्री की तैयारी करनी पड़ेगी, मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें, फिर इंटरव्यू होगा आपका। तो ये चीज़ है दोस्तों, यानी जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी प्रकृति है, जैसा आप करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, या आप लीडर बनना चाहते हैं, तो जैसी आपकी प्रकृति है, जैसी आपकी सोच है, उसी तरह से आप कार्य करेंगे। यही आपके प्रकृतिवाद का मानना था, उनमें एजुकेशन का यही अर्थ था कि जिस प्रकार से उसकी प्रकृति के अनुरूप ही विकास करने तथा जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, रूसो ने क्या कहा। रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुल्लित होती है, इसके अंतर्निहित शक्तियों का अभिव्यक्त करती है। यानी रूसो ने ये माना कि शिक्षा वह है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्तियों के अंदर जो शक्तियां हैं, जो अंतर्निहित है, उन्हें बाहर लाती है दोस्तों, और उसका संचार करती है, और उसका अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करती है, उस शक्तियों को प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है, सामने दिखाते हैं कि क्या शक्ति है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा वरदान है, अगर इसका हम प्रयोग करें तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। जो हमारे अंदर शक्तियां हैं दोस्तों, उनका हम बाह्य जीवन से स्थापित कर सकते हैं, संबंध को स्थापित कर सकते हैं। अपने शिक्षा के माध्यम से हम दोस्तों यानी कि प्रकृति के साथ, हम अपने दूसरों लोगों के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। जैसा देश वैसा भेष। तो जब हमारे पास शिक्षा होगी दोस्तों, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, संक्षेप में प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषताएं निम्नवत थी। क्या थी दोस्तों विशेषता? निम्नवत थी। प्रकृति के अनुसरण करने पर बल देना, यानी कि जैसी आपकी प्रकृति होगी उसी अनुसरण पे आप कार्य करेंगे, उसी पे बल दिया गया कि भाई जैसी आपकी प्रकृति वैसा आपका विकास होगा, इस पे बल दिया गया। निषेधात्मक शिक्षा पर जोर, निषेधात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया दोस्तों। शिक्षा प्रक्रिया में बालक को केंद्रीय स्थान, बालक को केंद्रीय स्थान माना गया कि बालक की जैसी प्रकृति होगी, जैसी बालक सोचेगा, जैसे बालक की थॉट्स होंगे, बालक को ही मेन माना गया, बालक के ही अकॉर्डिंग सारी बातें की गई। तो बालक को क्या किया गया? केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया। प्रगतिशीलता, जिस प्रकार से आपकी वो होगी, आपकी प्रगतिशीलता होगी, आपका विकास होगा। बालक की स्वतंत्रता पे बल, बालक को ये कहा गया कि भाई जैसा वो सोचे, जैसी उसकी प्रकृति है, जैसी उसकी सोच है, उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, आप उसी तरह से वो विकास करे दोस्तों, उससे किसी भी प्रकार की बाध्यता न रखें। तो उसकी स्वतंत्रता पर बल दिया गया। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया। क्या किया गया? पुस्तकीय ज्ञान का उतना विरोध किया गया आपके प्रकृतिवाद में। ये कहा कि बालक स्वयं करके, अनुभव करके सीखे, स्वयं चीज़ों को सीखे, खोज विधि से सीखे कि हाँ क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, अपनी प्रकृति के अनुसार सीखे, अपनी प्रगति से सीखे। तो ये चीज़ था, पुस्तकीय ज्ञान पर विरोध किया गया। इंद्रिय प्रशिक्षण पर ज़्यादा बल दिया गया। जो आपकी इंद्रिय हैं दोस्तों, यानी कि
कि आप जानते हैं आपकी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, इन पे दिया गया कि हाँ इनके माध्यम से आप चीज़ों को सीखें, जान पाएं, सर्च करें, सोचें। तो वो है इंद्रियों पर ज़्यादा प्रशिक्षण पर बल दिया गया आपके प्रकृतिवाद पे दोस्तों। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबजट ऑफर मात्र 999। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षा का क्या उद्देश्य था दोस्तों, प्रकृतिवाद में के शिक्षा का क्या उद्देश्य था। शिक्षा का उद्देश्य के निर्धारण के संबंध में प्रकृतिवादी विचारक परस्पर एक मत नहीं थे। यानी कि प्रकृतिवाद के जो विचारक थे दोस्तों, रूसो जी थे, अरस्तु थे, इनका विचार एक नहीं था। सबका थॉट्स जो थे, सबके जो विचार थे वो क्या थे, अलग अलग थे। आइए जानते हैं इस संबंध में उन्होंने अलग अलग विचार व्यक्त किए जो कि संक्षेप में निम्नवत है। आइए जानते हैं क्या उन्होंने अपने थॉट्स प्रस्तुत किए। स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर ने क्या कहा, जीवन का उद्देश्य इस जगत में सुखपूर्वक रहना है, जिसे उसने समग्र जीवन कहा। इसके अनुसार शिक्षा द्वारा मानव शरीर के इस प्रकार से अनुकूलन, प्रशिक्षण तथा समायोजन किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप जीवन को समग्रता के साथ किया जा सकता है। समग्र जीवन का विश्लेषण वह जीवन की 5 प्रमुख क्रियाओं के माध्यम से करता है जो निम्नलिखित। उसने क्या माना दोस्तों स्पेंसर ने कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुखपूर्वक जीना। मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से हम अपना जीवन कैसे रखें, सुखमय रखें दोस्तों, किसी भी हमें दुख की प्राप्ति न हो। और शिक्षा का यही उद्देश्य स्पेंसर ने बताया कि शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि जीवन को सुखमय बनाया जाए, जीवन को हर तरह से लाभ पहुंचाया जाए, किस प्रकार से जीवन को सही ढंग से रखा जाए दोस्तों। तो ये था उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने विश्लेषण व जीवन की 5 प्रमुख क्रियाओं को बताया। क्या बताया, 5 प्रमुख क्रियाएं। आत्मरक्षा, स्वयं की आत्मरक्षा, किस प्रकार से स्वयं की आत्मरक्षा की जाए, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से किस प्रकार से अपनी आत्मरक्षा की जाए, यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताया स्पेंसर ने। स्पेंसर ने कहा कि जीवन की मौलिकता, आवश्यकता की पूर्ति, जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य था। प्रकृतिवाद का ये उन्होंने बताया स्पेंसर ने कि शिक्षा का मेन उद्देश्य ये था कि जीवन की मौलिकता और आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा के माध्यम से। संत पालपन दोस्तों, सामाजिक एवं राजनीतिक अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक एवं राजनीतिक भी होना और अवकाश के समय सदुपयोग भी करना, यानी कि छुट्टी के समय आप उसका उचित सदुपयोग भी कर सकें समय का। तो ये सारी चीजें थी स्पेंसर के द्वारा। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के संबंध में डार्विनवाद विचारक मत्स्य न्याय के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। किसके? मत्स्य न्याय के दोस्तों। क्या था ये जानते हैं, सिद्धांत में विश्वास करते हैं जिसके अनुसार प्राणी को स्वयं को जीवित बनाए रखने के लिए वातावरण से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। सही बात है, निरंतर वातावरण से संघर्ष करना ही पड़ेगा तथा अस्तित्व के इस संघर्ष में जो योग्य व शक्तिशाली होता है वही जीवित रहता है तथा निर्बल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। दोस्तों बहुत सही बात कही आपके महोदय डार्विन जी ने। डार्विन के अनुसार दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य यह था कि अगर हमें हर वातावरण में दोस्तों सामंजस्य बनाना पड़ेगा, हर वातावरण के अनुकूल हमें रहना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम कमजोर हैं और हम अपने इस वातावरण के अनुकूल इस समाज में अपना अस्तित्व न बना पाए दोस्तों, तो क्या होगा, हमारा अंत हो जाएगा। तो दोस्तों शिक्षा के माध्यम से इस वातावरण में, इस समाज में हमें अपना अस्तित्व बनाना पड़ेगा, हमें जीना पड़ेगा उसके अनुकूल रह के दोस्तों। तो उसमें हमारा योगदान कौन देगी, हमारी शिक्षा ही देगी। अगर हम दोस्तों नहीं जी पाए तो हमारा अंत हो जाएगा, अगर हम दोस्तों इसके अनुकूल जी पाए तो हमारा दोस्तों विकास होता रहेगा, विकास बढ़ता रहेगा, अन्यथा हमारा क्या होगा, अंत हो जाएगा। तो ये इन्होंने बताया कि डार्विनवाद जी ने ये कहा कि शिक्षा के माध्यम से निरंतर विकास होता रहेगा, जो नहीं संघर्ष करेगा उसका अंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लैमार्कवादियों। लैमार्कवादियों का मत है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूल में सहयोग प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है, लैमार्कवाद ने भी बिल्कुल सही बात कहा कि भाई शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा के माध्यम से हम वातावरण में और परिस्थितियों के अनुकूल में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसी परिस्थितियां हैं दोस्तों उसके अनुकूल हम शिक्षा के माध्यम से ही हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकते हैं। दोस्तों कभी आप पेपर देने जा रहे हैं, किसी कारणवश आपका यानी कि टेम्पो में है, बैठे हुए हैं, आप बैठने की वजह से झगड़ा होने की संभावना है। वो कहा कि नहीं हम इस साइड बैठेंगे, आपने कहा नहीं हम इस साइड बैठेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपकी मानसिकता अगर उच्च है,
आपकी दृढ़ है कि भाई इस बात पे हमें बहुत बहस नहीं करना, ठीक है भाई आप बैठ जाइए और हम उधर बैठ जाइए। जब आपको लग रहा है कि अगला इस पर लड़ाई कर सकता है, झगड़ा, तो अपने आप हट जाइए, क्योंकि आप जान रहे हैं आप पेपर देने जा रहे हैं, तो कई चीज़ें गड़बड़ होंगी दोस्तों। एक तो आपका आत्मसम्मान का ठेस होगा, दूसरा चीज़ आपका पेपर भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए वहाँ अपनी बौद्धिकता दिखाइए कि ठीक है चलिए उस साइड भी बैठना कोई दिक्कत नहीं, उस साइड आप बैठ जाइए। कभी भी दोस्तों समस्या आती है तो उसके अनुकूल जो आपको सही लगे समस्या को कोशिश करिए उसका समाधान करने का, जहाँ तक हो सके उसको टालने का। तो ये है वातावरण परिस्थिति का अनुकूल दोस्तों सहयोग प्रदान करना होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा के शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य है विकास की गति और प्रगति को तेज करना। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाति संस्कृति का रक्षण, हस्तांतरण तथा वृद्धि होना चाहिए। राज जी ने बर्नार्ड शॉ ने क्या कह दिया कि शिक्षा वह है, शिक्षा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यार इस प्रकार से ये हमारी संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, इसका संरक्षण करिए और इसको ही मानिए आप, न कि आप वेस्टर्न कल्चर पर ज़्यादा ध्यान दें। तो बर्नार्ड शॉ ने भी कहा कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने इस संस्कृति को बचाए रख सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात थी, इन्होंने भी कही। ये आपका ही दोस्तों यूपी टेट का बैच है, 249 रुपये में हिंदी का इंडिविजुअल नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पाठ्यक्रम बात करते हैं। अब प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम क्या थे, कुछ लोगों ने क्या बताया, आइए जानते हैं। प्रकृतिवाद विद्यार्थी शिक्षार्थी के पाठ्यक्रम के आधार मानते हैं। प्रकृतिवाद विद्यार्थी शिक्षार्थी को ही पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। जो प्रकृतिवादी थे वो क्या करते हैं, जो विद्यार्थी होता है, जो शिक्षार्थी, जो स्टूडेंट है, उसे ही पाठ्यक्रम का क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। उनका कहना था कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षार्थी के निम्न गुणों को ध्यान में रखकर तैयार होनी चाहिए, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करे, विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पूरा करने हेतु मानव जीवन की पूर्णता के साथ जी सके। यानी उनका यह मानना था दोस्तों कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्रकृतिवादियों का यह मानना था कि जो बालक का पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बालक के ही अनुरूप होना चाहिए, उसी के रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि वह अपना जीवन में विकास कर सके। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा दोस्तों, उसका रुचि ही नहीं रहेगा, तो क्या वो चीज़ों को पढ़ेगा, चीज़ों का अध्ययन करेगा, तो उसको चीज़ें समझ में ही नहीं पाएगा। दोस्तों जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, जैसे आप कभी मूवी देखने गए तो दोस्तों 3 घंटे का समय आपको 3 मिनट का लगता है, ऐसा समय होता है, बीत जाता है, समय का आपको पता नहीं चलता, न उसमें आप मोबाइल देखते हैं, न आप कोई मैसेज देखते हैं, और पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट आपके दिमाग में बैठ जाती है, पूरा गाना, पूरा डायलॉग, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रहता है आपकी उस मूवी में, तो वो चीज़ें आपको याद रहती, पर वो पढ़ाई से नहीं हो पाता। तो जिस दिन वह इंटरेस्ट पढ़ाई में हो जाएगा दोस्तों, तब आप टॉपर हो जाएंगे, आपके हर क्षेत्र में, हर मैदान में आगे हो जाएंगे। तो वो चीज़ है दोस्तों, वही इंटरेस्ट जगाना है। वही प्रकृतिवाद का भी यही मानना था कि जब तक बालक के अंदर रुचि नहीं आएगी तब तक वह चीज़ों को नहीं सीख सकता, और उसका पाठ्यक्रम भी उसी के रुचि के अनुसार होना चाहिए, तभी वो उसको पढ़ेगा, तभी वो उसका विकास होगा। यही बात थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तो जैसे रुचिपूर्ण होना चाहिए, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुकूल होना चाहिए, उनकी मूल प्रवृत्तियों के आधारित होना चाहिए, स्वाभाविक क्रिया होनी चाहिए, और व्यक्तित्व भिन्नताएं भी ये थे दोस्तों होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट द्वारा प्रस्तावित पाठ चर्चा निम्न थे। कम्युनिस्ट ने दोस्तों पाठ्यक्रम बताया, उन्होंने क्या होता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक के स्वास्थ्य को देखते हुए पाठ्यक्रम होना चाहिए, स्वास्थ्य को, खेल कूद से संबंधित होना चाहिए, प्रकृति पर निरीक्षण होना चाहिए, भूगोल से संबंधित होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ चर्चा ऐसी होनी चाहिए। ये आपके कम्युनिस्ट द्वारा प्रस्तावित हुई थी दोस्तों पाठचर्या। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी शिक्षण विधि। अब आइए बात करते हैं कि प्रकृतिवाद में कैसी शिक्षण विधि की सोच थी, कैसी प्रकृतिवाद में विचारधारा थी कि कैसी शिक्षण विधि होनी चाहिए। रूसो के अनुसार, सर्वप्रथम महान दार्शनिक रूसो के अनुसार अपने विद्यार्थी को कोई भी शाब्दिक पाठ न पढ़ाओ। अपने विद्यार्थी को दोस्तों, अपने विद्यार्थी को कोई भी शाब्दिक पाठ न पढ़ाओ, वरन उसे अनुभव के द्वारा सीखने के अवसर दो। यानी कि
रूसो का मानना था कि कोई भी लेसन मत पढ़ाइए, कोई भी अध्याय उसे मत पढ़ाइए, उसे अनुभव के द्वारा सीखने दीजिए, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने दीजिए। ये मानना था आपके रूसो का। रूसो के अनुसार शिक्षण निम्न 3 सिद्धांतों पर होना चाहिए। जो टीचिंग होनी चाहिए, जो शिक्षण होना चाहिए, वो 3 सिद्धांतों पर होना है। कौन सा सिद्धांत? विकास का सिद्धांत, छात्र की क्रिया का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत। यानी सारी चीजें छात्र के अकॉर्डिंग कही गई कि जो छात्र क्रिया करे उसको स्वयं सीखे छात्र, विकास का उसके विकास होगा तभी, और तभी उसका व्यक्तित्व का सिद्धांत उसके व्यक्तित्व के आधार पर होना चाहिए, तभी उसके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। तो शिक्षण विधियां यानी उन्होंने 3 सिद्धांत बताए। तो दोस्तों ये आपके यूजी नेट पेपर का फर्स्ट पेपर कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 रुपये में। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेंसर ने निम्न शिक्षण विधियों की चर्चा की है। स्पेंसर ने निम्न शिक्षण विधियों की चर्चा की। स्पेंसर ने क्या बताया? प्रकृति के अनुरूप शिक्षा, हमें जैसे बालक की प्रकृति है उसी के अनुरूप उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मनोरंजन शिक्षा, शिक्षा हमें ऐसी प्रदान करनी चाहिए बालक को मनोरंजन हो, कि ये नहीं कि उसको बोरिंग हो, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ता जा रहा है, बोरिंग फील हो रहा है तो नहीं पढ़ पाएगा। स्वचालित आत्म केंद्रित, स्वचालित आत्म केंद्रित होनी चाहिए। शारीरिक व मानसिक विकास में समन्वय होना चाहिए और नकारात्मक शिक्षा से दूर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नकारात्मक शिक्षा नहीं पढ़ाना। अब शिक्षक कैसा होना चाहिए? राष्ट्र के अनुसार यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। क्या बात है, क्या बात कही दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि राष्ट्र का जो मेन स्थान है, राष्ट्र के अनुसार जो शिक्षक का प्रमुख स्थान है वो क्या है? पर्दे के पीछे। मेन तो एक्टिंग कौन करता है दोस्तों? शिक्षक, विद्यार्थी करता है ना। विद्यार्थी ही अपना प्रदर्शन करता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में। प्रदर्शन सिर्फ विद्यार्थी करता है और टीचर क्या है? सिर्फ प्रशिक्षण करता है, वो सिखाता है और फिर जो करेगा, जो प्रदर्शन करेगा, जो यानी कि आपको खेल विधि है, यानी कि अगर दोस्तों जैसे रनिंग रेस में पार्टिसिपेट आपने किया, आपको मैंने ट्रेंड किया खूब अच्छे से, आपको 100 मीटर की रेस की मैंने ट्रेनिंग दी, बेटा ऐसे दौड़ा जाता है, ऐसे दौड़ा। पर दोस्तों जब 100 मीटर की रेस होगी तो उसमें प्रदर्शन कौन करेगा? आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं तो पीछे खड़ा रहूंगा, ऐसे देखता रहूंगा कि हाँ मेरा बेटा कैसे दौड़ रहा है 100 मीटर। तो वो चीज है। तो वही बात है, बहुत अच्छी बात कही राज ने कि शिक्षक का कोई स्थान नहीं होता, वो क्या होता है? पर्दे के पीछे होता है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला। मैं बस केवल निरीक्षण कर सकता हूँ, केवल मूल्यांकन कर सकता हूँ कि हाँ बेटा कैसे किया कार्य, अच्छा दौड़ा बेटा, 100 मीटर रेस अच्छी दौड़ी। न उसकी सूचनाएं, विचार, आदर्श और इच्छा शक्ति देने वाला हो सकता है, उसकी इच्छा शक्ति देने वाला होता है, न कि उसको सूचनाएं, विचार, आदर्श और इच्छा शक्ति मैं नहीं प्रदान कर सकता, या उसका चरित्र बनाने वाला। दोस्तों ये सब स्वयं बालक बनाता है, न कि मैं। बस मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। एक शिक्षक क्या कर सकता है? गाइड कर सकता है, एक उसको बता सकता है बेटा ऐसा करेंगे तभी आपको सफलता मिले। जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। प्रैक्टिस सेट लगा, पर करना किसे है? आपको करना है। जब आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो ये चीज है, शिक्षक प्रकृतिवाद में इस प्रकार होना चाहिए दोस्तों। ये आपके नितिन सर की नोट्स है, आप सभी इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।